बाकी सारी पार्टियां जो उत्तरी बेल्ट में लड़ी हैं, उत्तरी भारत में, हमें सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला है और हम सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं और हिंदू समाज पे बीजेपी का कॉपीराइट है। ऐसा नहीं है, इस चीज से थोड़ा सो करके जगिए। हिंदू समाज के सभी धार्मिक स्थलों पे भाजपा की और आपके गठबंधन के हार हुई है। अब मैं दूसरे पे आ जाता हूँ। नहीं, अब मैं अमीश जी जवाब दे रहा हूँ। अमीश जी प्लीज। अभी इन्होंने कहा कि पूरे देश में हिंदू आइडियोलॉजी की हार हुई है। विवेक जी ने, मैं इनको कहना चाहता हूं बीजेपी की हार हो सकती है जबकि बीजेपी जीती है। बोलने दो प्लीज। जबकि एनडीए की हार ये कह सकते हैं जबकि एनडीए जीती है और 293 में सरकार बनी है। पर ये देश के 75-80% लोगों को देश के नेशनल टेलीविजन पे उनकी हार बताएंगे, तो इनको इसीलिए जनता सजा देती है। और हम सेकुलर लोग हैं, हम सबको बराबर देखते हैं। देश हम सबका पार्लियामेंट है। सुनिए, बड़ी खुशी की बात है, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपको मुझे मिसकोट नहीं करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैं आरएसएस की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जिसके आधार पे भाजपा चुनाव लड़ती है, जिसके अंदर मंदिरों के उद्घाटन बिना मुहूर्त के होते हैं, जिसके अंतर्गत शंकराचार्य को साइडलाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिज्ञ धर्मगुरुओं के ऊपर होती है, मैंने उसकी बात करी है जो स्पष्ट बात है। और उस आइडियोलॉजी की हार हुई है, वो आइडियोलॉजी हिंदुत्व की जिसको भाजपा ब्रांड बनाती है और वोट लेने की कोशिश करती है, उसकी हार हुई है। एक आइडियोलॉजिकल हार बिल्कुल है, संख्या बल सब कुछ नहीं होता है। ये बड़ी क्लियर सी बात है मलूक नागर जी। हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए। आप अपनी बात सेकुलर है तो सेकुलर की तरह बात करिए। आप अपनी बात को देखिए, सेकुलर हम आप बोल दीजिए शंकराचार्य गलत है। टेलीविजन पे बैठा हूं पिछली बार, आप शंकराचार्य, मैं टेलीविजन पे बैठा हूं, टेलीविजन पे मेरी बात सुनो, टेलीविजन पे बैठा हूं मैं, आरएलडी और एसपी और बीएसपी से सांसद बना। हम सेकुलर हैं, देश हम सबका है, पर आपको टेलीविजन पे बैठ के हिंदू आइडियोलॉजी की हार नहीं कहना चाहिए। अब आप अपनी बात को बदल रहे हो, हिंदू आइडियोलॉजी नहीं खुलवा के रिवर्स करवा के चला के देख लो। कोई नहीं बदल रहा। हमें हमारा स्टैंड सबको पता है क्या लेफ्ट का स्टैंड है। हम देश में हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं चाहते हैं, सेक्युलर आइडियोलॉजी हो, डेवलप्मेंट के प्लान पर चुनाव हो। मैं हमेशा कांग्रेस की लुटी आता हूं। सुनिए, तो हमेशा स्कूल की फीस, नौकरी, बेरोजगारी इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। एक एक करके जी। ओके, देखिए विवेक 30 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी। सेकुलर जरूर हो सकते हैं, थैंक यू। हाँ मलूक नागर जी, आप व्यक्तिगत तौर पे सेकुलर जरूर होंगे, लेकिन जिस पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन हुआ है, उसके हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी को, उसके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, उसके माइनॉरिटीज के प्रति जो रुख है, वो किस तरीके से मंदिरों का प्रयोग, देवी देवताओं का प्रयोग वोट के लिए करती आई है, ये सब जानते हैं, ये जग जाहिर है। हम इस प्रकार की पॉलिटिकल हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो संघ परिवार चलाता है, हम इसके खिलाफ हैं। ओके, नाउ मलूक नागर, ओके, ऑडियो डाउन, नाउ मलूक नागर 20 सेकंड, शार्पली बटन, देन सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये एनडीए और बीजेपी और उसके घटक दलों में झांकना छोड़ें। हम चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के लोग हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये अपनी तरफ देख लें, ये कांग्रेस को वायनाड में हरवा में ना, और ये नेता प्रतिपक्ष जो बड़ी मुश्किल मौका मिला है, जो पिछले 2014 से 2019 तक 44 थे और 2019 से 2024 तक 52 थे, जो देश का भी दुर्भाग्य था, कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था। सुधांशु जी कहीं कोटाप भी कर गए थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं था, वो नेता कांग्रेस दल था, अधीर रंजन। इन्हें मौका मिला है, यह सरकार बन गई, माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली और ये अभी सभापति के बारे में ताक झांक कर रहे हैं। ये अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। ये क्या बोलेंगे, अब भी गुमराह करेंगे क्या लोगों को? जी, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अजीज खान ने, सुधांशु त्रिवेदी एक बात बोली कि बीजेपी कम्युनल है और हम लोग सेकुलर हैं। ये कम्युनल वर्सेस सेकुलर की लड़ाई है। और ये तो और मुझे अटल जी का दौर याद आता है, तब भी यही कहा जाता था। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, अब मैं बताना चाहता हूं, करोड़ों दर्शकों से मैं कहता हूं, ये हमसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, मगर जिस पार्टी ने मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर इस देश का विभाजन कराया, उस मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की, जिसको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहते हैं, इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे
और उनको कायदे मिल्लत कहा जाता था, जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, ये जिन्ना की मुस्लिम लीग के थे। और जब देश के विभाजन के विषय को लेकर 1946 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का अधिकांश दक्षिण भारत आता है, 30 सीटें रिजर्व थी मुस्लिम के लिए। 30 में 30 मुस्लिम लीग ने जीती। किसने? जिन्ना की मुस्लिम लीग ने, इन्हीं के नेतृत्व में जो आज के मुस्लिम लीग हैं। और 95% मुस्लिमों का सपोर्ट मिला। और फिर स्वतंत्र भारत में इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम पर इन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पे कोई जाके देख ले, 28 अगस्त 1947। और सरदार पटेल ने सबसे अगर गुस्से में भाषण दिया है तो यही कहा कि आप लोगों ने देश का विभाजन कराया और अधिकांश मुसलमानों ने देश के विभाजन के लिए दिया वोट, मगर मैं नहीं मानता एक रात में आपका दिल बदल गया। ये 3 जनवरी 48 को कलकत्ता में भी बोला। मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब ऐसी मांगे मत करिए। अब ये कहिए कि देश के साथ कैसे रहना है, ये उनके साथ खड़े हैं। और ओके, अजीज खान हिंदुत्व। मगर एक लाइन जी, मगर आज जीत किसकी हुई है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं। इस लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किस लोकसभा में हुई है? धुबरी में हुई है। कांग्रेस के शायद वो रकीबुल हसन नाम है, वो जीते हैं 10 लाख कुछ हजार वोट से। और ये कौन सा इलाका, दर्शक जाके चेक करें, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, ये वो है जहां डेमोग्राफी सबसे ज्यादा चेंज हुई है 30 साल में, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या संदिग्ध रूप से सबसे ज्यादा है, वही 10.25 लाख से जीत के आए हैं। तो जिसकी हार हुई है और किसकी जीत हुई है, ये दर्शक अपने विवेक से निर्णय लें। ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। अजीज खान बीजेपी कॉम्युनल है, लेकिन फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस करने वाली पार्टी, के गद्दी नशीन के साथ अलायंस करने वाली पार्टी सेकुलर है, बीजेपी कॉम्युनल है। उसके बाद असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस करने वाली पार्टी जो है वो सेकुलर है, लेकिन बीजेपी कॉम्युनल है। कमाल की बात है ये। देखिए अमीश भाई, अभी सुधांशु जी लगातार मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग के बारे में शायद इनको पता होगा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दोनों ने मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो डिप्टी सीएम बने। एक बात। दूसरी बात, 2 नेशन थ्योरी के सिर्फ पक्षधर जिन्ना नहीं थे, इनको शायद पता होना चाहिए कि सावरकर और लाला लाजपत राय भी थे। तो ये तो जग जाहिर है, ये अननेसेसरी उस पर जाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। हम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं साहब। कम्युनल और तो मुद्दा तो आप ही लेके आए, कम्युनल और सेकुलर का। ये बताइए, मुद्दा तो कम्युनल और सेकुलर का आप ही लेके आए। आपने बोला बीजेपी कम्युनल है, यू सेड ओनली, आपने बोला हम सेकुलर है, ये कम्युनल लोग हैं ना। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं सर। नफरत की बात कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्टेज पे चढ़ करके देश के प्रधानमंत्री किस तरह नफरत की बात करते हैं साहब, जग जाहिर है। क्या नहीं कहा? आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। कौन नफरत की बात कर रहा है? कौन इस देश में भाई से जुदा करने की बात कर रहा है? नहीं, सही कहा आपने। नफरत की बात तो बीजेपी कर रही है। वोट जिहाद तो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, आपकी नेता थोड़ी लेकर आई थी। वोट जिहाद तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। और याद करिए विधानसभा चुनाव, याद करिए विधानसभा चुनाव। अब्बास अंसारी ने क्या बोला था यूपी के विधानसभा चुनाव के अंदर? सरकार एक बार बदल जाने दीजिए, कोई अफसर नहीं जले हिलेगा 6 महीने तक, पूरा हिसाब किताब होगा। आप नफरत की बात कहां करते हैं जी? नफरती तो ये है, आप कहां है नफरती? देखिए, नफरत तो सिर्फ यही फैला रहे हैं जी। अब मुझे बोलने ही नहीं देंगे, अब सारा आप खुद ही बोलेंगे। प्लीज बोलिए सर, सारा आप खुद ही बोलेंगे। सर बीजेपी का वजूद ही यहीं से शुरू हुआ है कि नफरत की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, समाज में एकता की बात करती है और समाज में मिलान की बात करती है। ये एकता की बात करते हैं, आप नफरत की बात करते हैं, ये मिलाने की बात करते हैं, आप घमासान मचाने की बात करते हैं। आप नफरती हैं, ये प्यार वाले हैं, ये प्यार के सौदागर हैं, आप नफरत के सौदागर हैं। आरोप आपके सामने है सुधांशु। देखिए, इनकी तो प्यार की दुकान भी है भाई। अजीज खान साहब, हो सकता है आप अज्ञानता में बोल गए हो, तो कोई बात नहीं है, मगर झूठ का प्रचार किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। 1942 की असेंबली में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 5 साल बाद फजलुल हक ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। यह झूठ बोला जाता है। जो सरकार बनी थी वो प्रजा कृषक पार्टी, जिसके नेता फजलुल हक थे, उनके साथ मिलकर बनी थी, पहली बात।
और टू नेशन थ्योरी जानते हैं सबसे पहले कैसे आई? वो उस समय सर सैयद अहमद ने 1888 में लखनऊ और मेरठ दोनों में बयान दिया है। किताब का नाम है रिसालाए असबाब बगावते हिंद। उस पर उन्होंने कहा हम दो कौमें हैं, हम साथ नहीं रह सकते। जिस दिन अंग्रेज हमको छोड़ेंगे उस दिन इस बात का फैसला हमारी कलम यानी तलवार करेगी। और पाकिस्तान की ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखा जाता है कि टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद ने उसकी नींव डाली और उसके ऊपर जिन्ना ने अपनी इमारत खड़ी की। मैंने किताब भी कोट की है और उस समय तो सावरकर। ओके अजीज खान ये जो झूठ का प्रोपोगंडा चढ़ाया जाता है वो आज तक चला आ रहा है 125 साल में, इसीलिए अमृत काल में इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अजीज खान देखिए अमीर जी सुधांशु जी शायद ये भूल गए कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके बंगाल में उसने सरकार बनाई थी। पता नहीं कहां से लेकर के नया कोट आ गए। ये दुनिया को पता है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिल करके बंगाल में सरकार बनाई। सर अरे सर सुनिए ना मेरी बात, सर आप ढूंढिए। दूसरी बात मैं सर जानना चाह रहा हूं, आप तमाम पढ़ाई की बात हो रही है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना सर, हम बता रहे हैं। लेकिन नीट में बच्चों ने एग्जाम दिया है, 24 लाख बच्चा भटक रहा है सर, 24 लाख बच्चा भटक रहा है। एक भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री महोदय का नहीं आया। सब पढ़ाई की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन उसी एजुकेशन सिस्टम में आज कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। देश में पूरी तरह से उहापोह की स्थिति। ठीक है। बच्चा त्राई कर रहा है, सो नहीं पा रहे बच्चे, मां बाप नहीं सो पा रहे। लेकिन सर आप इस पे बोलने में असमर्थ हैं। आप सुधांशु जी देखिए खबर पर वापस लौट के आइए, खबर इधर उधर जा रही है। देखिए सेक्युलर कम्युनल वाला आप एंगल लेके आए। कंचना यादव पॉइंट ये है, ओके अजीज खान कि आप बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी हैं, लेकिन सर आप नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को नीट पर बात रखनी चाहिए। नहीं, नीट पर तो बात कर ही रहे हैं और नीट पे कार्रवाई भी हो रही है। नीट पे आज फर्जी दस्तावेज जिस लड़की ने दिए उसका भी खुलासा हुआ है, जिसको प्रियंका गांधी वाड्रा लेकर घूम रही थी। ये सब चीजें भी आई हैं नीट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे मैटर को देखा है। नीट पे क्या नहीं हो रहा है, नीट पे क्या नहीं हो रहा है? सरकार बात नहीं कर रही है, मीडिया बात नहीं कर रही है। मीडिया ने सबसे पहले उठाया, लेकिन अब विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया वो फर्जी निकला कि नहीं निकला? क्या बोला आज कोर्ट ने? सर क्या बोला आज कोर्ट ने? नीट की आप बात करते हैं, नीट के अंदर क्या बोला आज ऑनरेबल कोर्ट ने? सर सुन लीजिए, मैं सर मीडिया को इस मुद्दे पे लेकर के बहुत उसका अप्रिशिएट कर रहा हूं। मीडिया ने बहुत शानदार तरीके से मुद्दे को उठाया है। जितनी तारीफ मीडिया की जाए वो कम है, नो डाउट। लेकिन सरकार उस पर मौन धारण किए हुए है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? 24 लाख बच्चों का मामला है। 24 लाख बच्चे का मतलब 1 करोड़ शख्स। एक घर में अगर 4 लोग भी हैं तो 1 करोड़ लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। उनको यह नहीं पता उनका भविष्य क्या होगा और वो भविष्य खतरे में है। यह नहीं पता कि उनकी काउंसलिंग होगी नहीं होगी, वो एग्जाम की क्या पोजीशन होगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आगे आकर के इस पर बयान देना चाहिए, बात रखनी चाहिए। हकीकत यह है आज बीजेपी ऐसे मुद्दों पर से भाग रही है। ठीक है, आपने भी बात को रख लिया। ओके सुधांशु त्रिवेदी क्योंकि नीट की बात हुई, उस पर अगर आप कुछ अपनी बात को रखना चाहे तो रखें। देखिए नीट के विषय में राहुल गांधी ने भी यही बात बोली है जो अजीज खान कह रहे हैं। प्रधान जी ने कहा है मैं बस 3 ही वाक्य बोलता हूं जी। स्पष्ट रूप से हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 2, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अगर इस समय सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगी तो आप ही कहेंगे कि यह न्यायालय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तीसरी बात, राजनीति इस पे नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने जिस बच्ची के द्वारा किए गए ट्वीट को रिट्वीट किया था वो सारा मामला फर्जी निकला और लखनऊ हाईकोर्ट ने मतलब इलाहाबाद वो आयुषी पटेल की बात के ऊपर फटकार लगी है। तो बहुत साफ है, हम संवेदना के साथ न्याय दिलाने में लगे हुए हैं, न्यायालय के पास विचाराधीन है और राजनीति करने में आप लगे हुए हैं। 3 वाक्य में विषय कंप्लीट कर दिया मैंने। इवन हाई कोर्ट ने, क्योंकि ये बात हुई है आयुषी के दस्तावेज फर्जी निकले हैं, अर्जी खारिज हुई है, हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कार्रवाई की छूट दी है, हाई कोर्ट ने छूट दी है। तो जिस स्टूडेंट को लेकर ये सब बातें करी जा रही थी उसके कागज फर्जी निकले हैं। तो अब बताइए कंचना यादव, जब ऑपोजिशन लंगड़े घोड़े पर सवार हो जाएगा तो क्या होगा?
आप गजब बोल रहे हैं अमित जी। मतलब एक लड़की ने अपने दस्तावेज फर्जी दिए तो पूरा ऑपोजिशन जो है वो खराब हो गया। मतलब 24 करोड़ बच्चे जो एग्जाम में बैठे थे गोधरा में, जिनको पकड़ा गया, जिनके घर से 2-3 करोड़ रुपए के चेक मिले, ब्लैंक चेक मिले, कैश मिले, और जो सेंटर बदल के 3-4 बार वेबसाइट ओपन किया गया, और एक जगह से बिहार, झारखंड, इधर के बच्चे जाकर गोधरा में एग्जाम दे रहे, सबके सब फर्जी। आप ये कहना चाह रहे हो? जो बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा। नीट के मुद्दे को मैंने भी उठाया, मेरे चैनल ने भी उठाया, हमारे तमाम चैनल्स ने उठाया नीट के मुद्दे को लेकर। लेकिन जो नीट के मुद्दे को लेकर स्टूडेंट्स की परेशानी जायज है, नीट के मुद्दे के ऊपर विपक्ष की कुछ बातें जायज है, लेकिन नीट के मुद्दे के ऊपर आयुषी पटेल की याचिका के ऊपर जो हाई कोर्ट ने कहा वो भी जायज है। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए इसमें। आप मेरी भी बात सुन लीजिए। बिल्कुल सुन रहा हूं मैडम, लेकिन आपने बोला कि आप सब बच्चों को गलत कह रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला सब बच्चे सही है, लेकिन जो जिस बच्चे को आप लेके घूम रहे थे वो गलत निकला है। कराता है जो नीट का पेपर करा, 24 लाख जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, उसने ग्रेस मार्किंग की बात की क्लैट 2018 के जजमेंट से, जिसमें साफ कहा गया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में ग्रेस मार्किंग नहीं मिल सकती। एनटीए जैसे बॉडी को क्या ये नहीं पता था? जो दिशा ओके रिप्लाई बस डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी, क्योंकि नीट पे बात हो रही है, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पीएम ने चुप्पी इसमें साध रखी है। और राहुल गांधी ने अपने जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को, उसमें उन्होंने बोला कि छोटी सी चूक मोदी सरकार को गिरा सकती है। देखिए मैं बताता हूं, विपक्ष के एक बच्ची के द्वारा किया गया कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको जिस ढंग से विपक्ष ने ओवरप्ले किया और वो बात पूरी तरह गलत निकली, ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये संवेदनशीलता का व्यवहार नहीं है।